हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार जेवर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन कह रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय पूछ रहा है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WHO क्या है इसके बारे में जानते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पर है फ्रेंड्स? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना जिनेवा। तो WHO का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं WHO के बारे में। तो इस समय जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है फ्रेंड्स? टेड्रोस अधानोम। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट हो जाती क्वेश्चन पूछ लिया जाता है WHO से कि इसके जो चीफ साइंटिस्ट है या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल वो कौन है। तो फ्रेंड्स वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। और ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये सौम्या जो स्वामीनाथन है ये अपने इंडिया से हैं। सौम्या स्वामीनाथन ये अपने इंडिया से हैं, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स ये था ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा कहाँ से पिघलता है। ग्लेशियर जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनको ग्लेशियर बोलते हैं या फिर जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, नदियों का जो उद्गम स्थान होता है उनको बोलते हैं हम ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा कहाँ से पिघलती है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ऊपरी सतह से। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सबसे निचले स्तर से। ऑप्शन नंबर सी मध्य सतह से। या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों से, मतलब ऊपरी सतह से भी और सबसे निचले स्तर से भी। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निचले स्तर से। और वो कैसे पिघलता है? सपोज़ कोई ये एक बर्फ़ का पहाड़ है, ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़ होता है। तो ये क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर में हमारी जो गैसें होती हैं उससे क्या करता है, हीट ऑब्जॉर्व करता है। एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं उसमें जो हीट होती है वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे इसका एक वो भी रीजन होता है, आंधी आने का जो रीजन होता है वो भी इसी से रिलेटेड है, तो वो भी बताऊँगा। तो ये जो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो हीट का रूल होता है कि वो हाई से लो की ओर जाती है। जैसे ही इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो इसने हीट को अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया तो जैसे अंदर हीट पहुंची ज़्यादा मात्रा में तो उसने अंदर से इसको मेल्ट करना शुरू कर दिया, पिघलाना शुरू कर दिया। तो अभी जब वो ग्लेशियर पिघलता है या फिर कोई बर्फ़ का पहाड़ है वहाँ से जब बर्फ़ पिघलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बर्फ़ का पहाड़ गिर रहा हो ऊपर से। कभी ऐसा नहीं लगता है कि पानी बह रहा हो यहाँ से, अगर ऊपरी सतह से बह रहा होता तो ऐसा लगता है यहाँ से पानी बह रहा हो। लेकिन क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बर्फ़ का पहाड़ गिर रहा हो। तो वो अंदर से इसको मेल्ट कर देता है सबसे निचले स्तर से जाके। तो जब ये अंदर से मेल्ट हो जाता है तो ऊपर का ही पूरा हिस्सा ऐसे गिरने लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा बर्फ़ का पहाड़ गिर रहा हो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निचले स्तर से ग्लेशियर पिघलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होता है हमारा लाल, हरा और नीला। कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और जो ब्लू होता है ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीतल मिश्र धातु है, मतलब कौन कौन सी दो धातुओं को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, पीतल किसका मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी है टिन और सीसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन और ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी लोहा और तांबा। तो आपको ये बताना है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। चलिए इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक आसान कर लेते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपको अगर समझ में आएगा तो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये आपके लिए। फ्रेंड्स ये लिख दिया मैंने पिताजी, ये क्या लिखा है पिताजी। अब इसको इससे रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, पी इससे क्या हो गया पीतल हो गया हमारा, ता इससे क्या हो गया तांबा हो गया हमारा, और जा इससे क्या हो गया जस्ता हो गया, या फिर इससे इंग्लिश में भी इसको जिंक बोल सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश किसी से भी रिलेट करो सेम होता है। तो पिताजी, पिताजी बना है, कैसे बना, ये हो गया पीतल तांबा जस्ता। तो जो पीतल है वो किससे किससे मिलकर बना है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। इन दो धातुओं का मिश्रण होता है हमारा पीतल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में उस वस्तु की गति देखने पर क्या होगी जो सामान्य रूप से 8 मीटर पर सेकेंड है। समतल दर्पण, हम लोगों के घर में जो शीशा लगा होता है वो प्लेन मिरर ही होता है, समतल दर्पण ही होता है। तो ये एक प्लेन मिरर है। कह रहा है कि इस दर्पण में उस वस्तु की गति देखने पर क्या होगी जो सामान्य रूप से 8 मीटर पर सेकेंड है। सपोज़ ये एक मिरर है और इसके सामने आप हो और आप इसके सामने ऐसे भाग के जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे भाग के इसके सामने से जा रहे हो। अगर आप देखोगे कि जितनी दूरी पर इससे आप होगे, आपका जो ये प्रतिबिंब बनेगा ऐसा लगेगा कि शीशे के उस तरफ भी आप उतनी ही दूरी पर खड़े हो, डिस्टेंस इक्वल लगेगी। और जिस स्पीड से आप इधर से ऐसे जा रहे होगे उसी स्पीड से आपका जो प्रतिबिंब है वो भी इधर से ऐसे आ रहा होगा। अगर आपकी स्पीड यहाँ से 8 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी स्पीड कहाँ यहाँ से कितनी होगी 8 मीटर पर सेकंड। तो उस शीशे पर देखने में क्या लगेगा, इधर से तो इसकी 8 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन शीशे में देखने में ये लगेगा कि अरे बहुत तेज़ आ रहा है, क्योंकि आप भी तो इधर से जा रहे हो ना। तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इसको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जितनी स्पीड दी होती है उसका डबल कर देते हैं या फिर उतनी ही स्पीड इसमें ऐड कर देते हैं। आप 8 में 8 ऐड कर सकते हो या फिर 8 का डबल कर सकते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो कितना होता है 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड जो लगेगी देखने में कितनी लगेगी 16 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड लगेगी फ्रेंड्स। इसकी स्पीड हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रजनन विटामिन क्या है। प्रजनन विटामिन पूछ रहा है फ्रेंड्स कि प्रजनन विटामिन क्या है, कि कौन से विटामिन को बोलते हैं कि ये प्रजनन विटामिन है, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। आपको बताना है कि इनमें से प्रजनन विटामिन कौन सा है। तो चलिए जो विटामिन दिए हैं इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, केमिकल नेम्स इनके पूछे जाते हैं। तो जो विटामिन ए है इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है केमिकल नेम इसका, इसका नाम होता है रेटिनॉल होता है इसका नेम। विटामिन सी इसका नाम होता है एस्कार्बिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एस्कार्बिक एसिड इसका नाम होता है, एस्कार्बिक एसिड। विटामिन ई इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के इसका नाम होता है फ्रेंड्स फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम होता है। तो ये तो हो गए इन सभी के नाम। अब देखते हैं कि इन विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो फ्रेंड्स जो विटामिन ए की कमी से होता है रोग उसको बोलते हैं रतौंधी। इसकी कमी से रतौंधी होता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। और विटामिन के की कमी से होता है, इससे प्रॉब्लम होती है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं होता? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अभी आपके जब कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी देर ब्लड निकलने के बाद वो ब्लड खुद ही एक थक्का बना लेता है, बाहर हल्का सा जमने लगता है। तो क्या होता है? आपका ब्लड धीरे से उस निकलना बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर लेता है। लेकिन आपके बॉडी में अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये ब्लड क्लॉट करना कम कर देगा, रक्त का थक्का जमाना बंद कर देगा, तो जिससे आपकी बॉडी से ब्लड कंटिन्यू निकलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन सी है इसकी कमी से कौन सा होता है? ये बांझपन होता है, रोग बांझपन होता है, इसकी कमी से होता है। और अगर जब इसकी कमी नहीं होगी तो ये फिर नहीं होगा, ठीक है ना। बांझपन रोग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अगर बांझपन रोग नहीं हुआ तो प्रजनन हो जाएगा। तो हमारा आंसर इनमें से कौन सा बनता है कि किस विटामिन को बोलते हैं प्रजनन विटामिन? तो विटामिन ई को बोलते हैं फ्रेंड्स प्रजनन विटामिन। किसको बोलते हैं? विटामिन ई को बोलते हैं प्रजनन विटामिन। और इसमें से जो विटामिन ए है इसको ये भी बोलते हैं कैंसर रोधी विटामिन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैंसर रोधी विटामिन। विटामिन ए को कैंसर रोधी विटामिन भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और इस सेशन से किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हर एक फील्ड से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैं इनके बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको बता देता हूँ जितने भी ऑप्शन होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राजनीति की रपटीली राहें किसकी रचना है? ये आ गई एक क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, फिर वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए ये जानते हैं कि राजनीति की रपटीली राहें रचना किसकी थी या फिर है। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है राजनीति की रपटीली राहें, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और कब से कब तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर? ये 2 बार रहे थे। एक बार बने थे 1996 में, तो 1996 तक ही रहे थे क्योंकि ये बहुमत साबित नहीं कर सके थे। और दूसरी बार बने थे 1998 में। कब बने थे फ्रेंड्स? 1998 बने थे, तब ये रहे थे 2004 तक रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चलिए जो दिए गए ऑप्शन हैं उनकी भी कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी की एक बुक है जो कि उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखता है, खुद का कोई एक्सपीरियंस लिखता है, अपने जीवन के ऊपर कोई बुक लिखता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई व्यक्ति, कोई लेखक दूसरे के बारे में लिखता है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। किसी अन्य के जीवन पर प्रेरित होकर कोई बुक लिखना, किसी इंसिडेंट से प्रेरित होकर कोई बुक लिखना, तो दूसरों के लिए जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, और खुद के लिए जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो महात्मा गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी थी और इसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, वर्तमान के प्रधानमंत्री, इनकी एक बुक है जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बुक का नाम भी है एग्ज़ाम वॉरियर्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी, चौधरी चरण सिंह भी पीएम रह चुके हैं, बहुत ही अनोखे पीएम थे, संसद नहीं गए थे एक भी दिन ये। तो इनकी जो बुक है, इनकी 2 बुक हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और चौधरी चरण सिंह जो है ये किसानों के लिए ज़्यादा अच्छी बातें करते थे या फिर किसानों के हित के लिए बोलते थे।
तो इनकी जो दूसरी एक बुक है वो तो किसानों के लिए, जैसे कि आप मालूम होगा कि किसानों के लिए बोलते थे, तो बुक का नाम सुनते ही लगेगा कि ये किसानों के लिए। इन्होंने बुक बनाई, एक बुक सॉरी लिखी, एवोल्यूशन ऑफ जमींदार। एवोल्यूशन का मतलब होता है उनके विरोध में जाना, ठीक है ना, उनके खिलाफ खड़े हो जाना या फिर उनकी बातें ना मानना। तो किसकी बातें ना मानना? ज़मींदार की। इनके एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदार, ये बुक किसकी है? चौधरी चरण सिंह की। और इनकी एक बुक है शिष्टाचार। दूसरी बुक कौन सी इनकी बुक है शिष्टाचार। तो ये दो बुक हैं चौधरी चरण सिंह की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रपटीली राहें किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन नंबर ए महाराजा सूरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा विशाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा भोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजा अशोक। जो भोपाल शहर है उसको किसने बसाया था? तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजा भोज। भोपाल शहर को राजा भोज ने बसाया था। अब बात आती है भोपाल की, तो चलिए इससे जुड़ी कुछ जानते हैं फैक्ट। तो भोपाल कहाँ की कैपिटल है? मध्य प्रदेश। एमपी की कैपिटल है भोपाल। ठीक है, बात आती है अगर एमपी के, तो तुरंत हमें इनके सीएम का नाम याद आ जाना चाहिए। सीएम कौन है इनके? शिवराज सिंह चौहान। कौन है सीएम? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है यहाँ के? यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एमपी की विधानसभा सीट 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं एमपी में। और एमपी से क्या इम्पोर्टेंट है ये भी देखते हैं। तो एमपी में जो नेशनल पार्क हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा है, संजय है, पन्ना है, सतपुड़ा है। ये नेशनल पार्क एमपी के हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं। और अभी हाल ही में कोविड-19 के जरिए एमपी ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं जो योजनाएं इम्पॉर्टेंट होती हैं, और आप ये योजनाएं एक साथ नहीं याद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मोस्टली हर एक स्टेट ने कम से कम 2 या 3 योजनाएं लॉन्च की हुई हैं। योजनाएं काफ़ी मिलती जुलती भी हैं। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन में बैठ के इनको रट लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो योजना ऐसा करते हैं कि जो भी हमारा स्टेट क्वेश्चन में आता है उससे जुड़ी मैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं आपको बताता चलूँगा, और आपके बार बार रिवीजन करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया। तो एमपी ने जो भी योजनाएं लॉन्च की हैं, एक तो इसमें एमपी की योजना है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना अभी एमपी सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना में क्या हो रहा था कि इसमें गवर्नमेंट एक चूर्ण था, उसके 50-50 ग्राम के पैकेट सभी को दिए जा रहे थे। 50-50 ग्राम के पैकेट सभी को दिए जा रहे थे, इस वजह से ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में वो उनकी हेल्प कर सके। इस चूर्ण का नाम था त्रिकूण चूर्ण। कौन सा था? त्रिकूण चूर्ण नाम था, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में उनकी हेल्प की जा सके। साथ ही इसने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, टॉप पेरेंट नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि एमपी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी में उनका हेल्प करेगा। और इसकी एक और योजना है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना, इस योजना में क्या होगा? इस योजना में वहाँ पे जो एमपी की जो महिला हैं वो घर पे मास्क बनाएंगी, और वो मास्क 11 रुपये पर मास्क की कीमत से उसको बेच सकती हैं। 11 रुपये पर मास्क की कीमत से उसको बेच सकती हैं। तो इसका नाम था जीवन शक्ति योजना। तो फ्रेंड्स, ये थी एमपी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं। तो ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी बनता है कि जैसा कि इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स या फिर जीएस से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप जितना हो सकते अभी से इसको याद करना शुरू कर दीजिए ना, तो एक साथ आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाएगा ये। तो जो इसका आंसर था भोपाल शहर को किसने बसाया था, वो था ऑप्शन नंबर सी राजा भोज को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह को किस उपनाम से जाना जाता था? भगत सिंह को किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए ताऊ, ऑप्शन नंबर बी नेताजी, ऑप्शन नंबर सी शेर कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी शहीद आजम। भगत सिंह को आप सभी लोग जानते होंगे, इनको फांसी दे दी गई थी ना बहुत ही कम उम्र में। कब दी गई थी फांसी? 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई थी। और इनके साथ में और किसको फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु थे इनके साथ, उनको भी फांसी हुई थी। तीनों लोगों को एक साथ फांसी हुई थी, सुखदेव और राजगुरु, उनको भी फांसी हो गई थी।
तो भगत सिंह का जो उपनाम था वो क्या नाम था? शहीद आजम। शहीद आजम इनका उपनाम था, या फिर इनको शहीद आजम उपनाम से भी जाना जाता था। नेताजी किसको कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता था। तो नेताजी ये सुभाष चंद्र बोस का उपनाम था और शहीद आजम ये भगत सिंह जी का उपनाम था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बात आती है श्रीनगर की तो तुरंत हम पहुंच जाते हैं जम्मू कश्मीर। कहाँ पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया गया है? यूनियन टेरिटरी बनाया गया फ्रेंड्स। क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, और बनाया कब गया है? तो 5 अगस्त को इसका प्रस्ताव बिल पास हो गया था। इसका बिल कब पास हुआ था? 5 अगस्त को 2019, 5 अगस्त 2019 को इसका प्रस्ताव पास हो गया था। और ये एक्ट में कब आया? एक्टिंग में कब आया मतलब ये? तो इसने यूनियन टेरिटरी की तरह काम करना शुरू कर दिया था कब? 30 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2019 में ये यूनियन टेरिटरी के रूप में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है हमारा श्रीनगर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, 15 मई को क्या मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिवार डे मनाया जाता है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या फिर इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। समझ लो ये भी दिन आ गया है कि फैमिली डे मनाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आजकल लोग क्या है ना फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड कर पाते हैं। इस वजह से 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब ये इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि WHO ने जो ईयर है 2020 जो ये ईयर चल रहा है, तो WHO ने इस साल को मिडवाइफ्स एंड नर्सेस डे के नाम से मतलब मनाया है। जो 2020 होगा हमारा वो किस नाम से मनाया गया? डिक्लेयर किया है WHO ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। किसने किया है? WHO ने। WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ के नाम से इसको डिक्लेयर किया है। और WHO के बारे में बता चुका हूँ कि हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 7 अप्रैल 1948, अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम और डेप्यूटी जनरल या फिर चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन। फ्रेंड जो भी आपको आता हो उसको जितने बार आप रिपीट करेंगे, जितनी ही क्वेश्चन में उसकी जहाँ पर भी उसका नाम आया आप उसको तुरंत रिपीट कर जाइए एक बार में। मुश्किल से 4 या 5 सेकंड लगता है रिपीट करने में, लेकिन आपको फिर वो याद हो जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। और फिर आपकी हैबिट पड़ जाती है कि जहाँ भी आप उससे जुड़ा कुछ भी वर्ड देखेंगे तुरंत आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली रिपीट होने लगेगा। आपने जैसे ही देखा WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड 7 अप्रैल 1948, टेड्रोस अधानोम सौम्या स्वामीनाथन, ये क्या है? चीफ साइंटिस्ट हैं। कहाँ से? इंडिया से बिलोंग करती हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट था। बस इतना टाइम इतना रिपीट करना है आपको। मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगा होगा, लेकिन इससे आपको बहुत याद हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? चलिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। ये क्या होता है? ये आपातकाल के समय लगाए जाते हैं। 352 कब लगाया जाता है? जब नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, तब लगाया जाता है। 356 क्या होता है? 356 होता है हमारा राष्ट्रपति शासन।
और राष्ट्रपति शासन के लिए संविधान में कहीं पर भी आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पर भी आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है राष्ट्रपति शासन के लिए, इसको राष्ट्रपति शासन ही बोलते हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल 360 है वो होता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 है, ये तो कई बार लग चुका है अपने देश में। और ये कब लगता है कि जब कोई आंतरिक विवाद हो रहा हो, ठीक है, या फिर किसी भी राज्य सरकार में जहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री कार्यरत ना हो। और मुख्यमंत्री कार्यरत कैसे नहीं होंगे, कुछ रीजन्स होंगे उनके, या तो मुख्यमंत्री जी की भी हाल ही में मृत्यु हो गई होगी, इस वजह से वहाँ के मुख्यमंत्री पद खाली होगा, या फिर मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो, इस वजह से आगामी चुनाव तक वहाँ पे जब तक उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे, अगला मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा, तब तक उस राज्य का जो कानून होगा वो केंद्र सरकार देखेगी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा। ये तो बहुत बार लग चुका है अपने इंडिया में, ठीक है। लेकिन जो सर्वप्रथम लगा था वो लगा था पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। और कब लगा था? पंजाब में लगा था, ये 1951 में लगा था फ्रेंड्स। कब लगा था? 1951 में। और 1951 में उस समय अपने इंडिया के प्रेसिडेंट कौन हुए होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति ही लगाते हैं इसको। और 1951 में जो राष्ट्रपति थे वो इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे, क्योंकि 1947 में जब अपनी कंट्री आज़ाद हुई, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद हमने अपने देश का एक राष्ट्रपति चुना, और वो पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया था। और वो क्यों लगाया था? वो इस वजह से लगाया था क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसमें कुछ फूट आ गई थी। तो कांग्रेस में फूट आने की वजह से 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया था। ये तो कई बार लग चुका है। लेकिन जो आर्टिकल 352 है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ये अभी तक अपने भारत में सिर्फ 3 बार लगाया गया। कब लगाया गया है? एक तो लगाया गया है 1962 में, चाइना अटैक हुआ था। 1962 में लगाया गया था, तब क्या हुआ था? चाइना अटैक हुआ था। 1971 में लगाया था, तब क्या हुआ था? तब इंडिया वर्सेस पाक था। क्या था? इंडिया वर्सेस पाक। मैच नहीं हुआ था फ्रेंड्स, ये बॉर्डर पर लड़ाई हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, ठीक है ना, 1971 में। और 1987 में एक बार लगा था, 1987 में। इसमें क्या हुआ था? इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब आंतरिक विवाद ही हुआ था, लेकिन उसने हिंसा का रूप ले लिया था फ्रेंड्स। क्या हो गया था उसमें? उसने हिंसा का रूप ले लिया था। तो ये हमने बताया कि कब कब राष्ट्रीय आपात लगा है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस तीनों टाइम देश के राष्ट्रपति कौन थे। 1962 में राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय आपात लगाया था, 71 में कौन था, और 87 में कौन था। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जो हमारा अगला आर्टिकल था, आर्टिकल 307, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये अभी तक अपने इंडिया में एक भी बार नहीं लगी है। ये एक भी बार नहीं लगी है। लेकिन अभी कोविड-19 के ज़रिए हो सकता है जब ये ख़त्म हो तो इसके लगाने की नौबत पड़े, ऐसा कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो बोल रहे हैं कि जैसे ही ये कोविड-19 ख़त्म होगा तो अपने देश की क्या, आई थिंक वर्ल्ड के कई सारे देशों की इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। तो अपने भी देश की जो इकोनॉमी अगर वो कोलैप्स करती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। लेकिन आई होप ये ना लगाना पड़े तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका डिटेलिंग। और आपको कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताना है कि 1962, 71 और 87 में प्रेसिडेंट कौन था जिन्होंने राष्ट्रीय आपात लगाया था। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर था कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था या फिर कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में 1951 में। कहाँ? पंजाब में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन की बहस हुई? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर 20। संविधान के प्रारूप में 114 दिन की बहस हुई। कितने दिन की? 114 दिन की बहस हुई। प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए टमाटर से, ऑप्शन नंबर बी फसल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी झींगा मछली उत्पादन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन से। आपको बताना है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है।
इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, झींगा मछली उत्पादन से। ये क्रांति क्यों की जाती है? जब भी हम किसी कोई चीज़ होता है जो कि विलुप्त होने के कगार पे होती है या फिर वो संकट पे होती है, उनका इस वजह से क्रांति की जाती है, उनके रखरखाव के लिए, उनके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि उनको विलुप्त ना होने दें। इस वजह से गुलाबी क्रांति की गई थी झींगा मछली उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति फ्रेंड? तो इसकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है, इसको बोलते हैं नीली क्रांति। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नीली क्रांति बोलते हैं। मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो है नीली क्रांति फ्रेंड्स। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति है, ठीक है। तो इसको याद रखना, भूलना नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। 25 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में पूछा है, इसको केल्विन भी पूछा जा सकता है, या फिर फ़ारेनहाइट में देकर सेल्सियस में पूछा जा सकता है, केल्विन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। केल्विन भी देकर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट किसी में पूछा जा सकता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ईजी है, आई होप आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो आज आ जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5। ये इसका फार्मूला होता है। अगर सेल्सियस में दिया होगा, फॉरेन में पूछा जाएगा तो ये यूज़ करेंगे, सेल्सियस में दिया गया होगा और केल्विन में पूछा जाएगा तो ये यूज़ करेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया होगा, सेल्सियस में पूछा जाएगा तो ये यूज़ करेंगे, और फ़ारेनहाइट से केल्विन पूछा जाएगा तो ये यूज़ करेंगे। ऐसे ही केल्विन से फ़ारेनहाइट में ये यूज़ करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में ये यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया 25 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बताइए। मतलब इसमें सेल्सियस में दिया गया, फ़ॉरेन में पूछा गया फ़ारेनहाइट में, तो हमको सिर्फ इतने की ज़रूरत पड़ेगी। C/5 इज इक्वल टू F-32/9, हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने फार्मूला लिख लिया है। और इसमें देखिए सेल्सियस का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, C की जगह हम लिख देते हैं 25/5 इज इक्वल टू F-32/9। इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 25, और ये 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 × 5 इज इक्वल टू F-32। अब ये 32 इधर आकर इसमें ऐड हो जाएगा, 9 5 जा 45 प्लस 32 इज इक्वल टू F। तो इसमें यहाँ से F का मान कितना निकला? 77। कितना निकला फ्रेंड्स? 77। ईजी था ना। बस फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप कहीं से भी कुछ भी चेंज करके निकाल सकते हैं। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, केल्विन से सेल्सियस से केल्विन, आप कुछ भी निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद होगा। तो आया 77। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको इतना ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सके फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके इस वीडियो सेशन में है, या फिर मैं आगे लाने वाले जो भी वीडियो होगा उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं, आपने सारे इसके वीडियोज़ देख लिए और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। इस वजह से वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंडों से भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड से बोलिए कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।